पानी पीना है तो पानी पी लो। हाँ इशारा कर देना तो मैं कम कर दूँ। अब एक बात सुनो, आपके पास लिटरेचर वाले सेक्शन में दो ऐसे, इंडियन वाला वो सब छोड़ो, वो वाला छोड़ो, वो तो 9 है आपका। मेरे ख्याल से 8 और 7 है या 6 और 7 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। 7 8 इनमें क्या है? एक तो है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी पीरियड्स और एक है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स, दो है ना। अब उस वाले में जैसे उन्होंने आपको दे रखा है रेनेसांस, जैकोबियन, रेनेसांस, जैकोबियन, मेटाफिजिकल, ये उन्होंने वहां दे रखा है। और फिर उन्होंने आपको नियोक्लासिकल दे रखा है, नियोक्लासिकल दे रखा है। और फिर वो कह रहे हैं रोमांटिक है ना। फिर दे रहे हैं विक्टोरियन, फिर दे रहे हैं मॉडर्न, फिर दे रहे हैं पोस्ट मॉडर्न। अब अगर आप इसको देखो तो रोमांटिक जो है, रोमांटिक और रोमांटिसिज्म, मैंने इसमें दोनों कवर कर दिया। मुझे जो कमी लगी कि भाई तुम लोग को उस वाले में हमने दो अलग कैटेगरीज में वो सब करूं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब आपको रोमांटिक मूवमेंट अलग से और लिटरेचर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोमांटिसिज्म यहाँ आ गया है ना। उसी तरह से अपन ने उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोमांटिसिज्म के बाद क्या आया? ये वाला, हाँ ये मुझे वो सेकंड के लिए दे दो। नहीं, इसमें 4 चीजें देखो। रोमांटिसिज्म अब अपन को यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, नंबर 1 है रोमांटिसिज्म, ऊपर रोमांटिक है, ये अपन ने कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तुम्हारा मॉडर्न है और अपन मॉडर्निज्म कर ही रहे। मॉडर्निज्म, तो मॉडर्निज्म में तो अब मॉडर्न अलग से वहां करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से पोस्ट मॉडर्न वहां है और मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म जो इनका नीचे सबको कंबाइन करके एक कर ही दिया, पहले ही कर दिया था, ऐड कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसी में तुम्हारा ये अब तुमको रेनेसांस, मेटाफिजिकल एक्चुअली मैं करा चुकी हूँ, आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। रेनेसांस भी मैं अच्छे से आपको करा चुकी हूँ। मैं दोनों में थोड़ा और 2-4 कुछ मुझे लगे ऐड करना, ऐड करके और इनको एक जगह कर देती हूँ। जैकोबियन भी आपको मिल जाएगा, न्यू क्लासिकल मिल जाएगा। आपको रोमांटिक, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर है। और विक्टोरियन भी मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ और डरने की तो बात ही नहीं है क्योंकि आपका ये सारा जो बाद का है ना, पीआरपी और ये सारा जो आएगा, ये सब उस विक्टोरियन पीरियड में आ जाएगा। सिंबोलिज्म मॉडर्न पीरियड में आ जाएगा। तो काफी कुछ तो वैसे ही कवर हो रहा है। मैंने केवल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, पर जब आप 22 को आओगे तो अभी तो आप एक रीडिंग मारो, क्योंकि जब अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं एक रीडिंग लगाओ। 22 तारीख को जब आओगे तो मैं इसको आधा कर दूंगी। आप टेंशन, बिना टेंशन के पढ़ो। लिटरेचर याद कराना मेरा काम है, मैं करा दूंगी, 50% कर दूंगी मैं इसको, तो कोई याद नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आप केवल रीडिंग लगा के तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो आज हम क्या कर रहे हैं? अक्वेंटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म, इसमें रोमांटिक प्लस रोमांटिसिज्म हम कर रहे हैं। नेक्स्ट गोथिक हम कर रहे हैं। प्री रेफलाइट, रियलिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अब एक मोटी बात याद रखो, नियो क्लासिकल आया। नियो क्लासिक मैं सोच रही थी सुबह उठ के चार्ट बनाऊंगी, मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली, नहीं तो मैं चार्ट बना के देती आपको, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। नियो क्लासिकल आया, पीछे पीछे। नियो क्लासिकल एक लंबा पीरियड है जिसका आखिरी हिस्सा है
एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एनलाइटनमेंट। रोमांटिक ने इसका विरोध किया। रोमांटिक ने एज ऑफ सेंसिबिलिटी और ये एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनके विरोध में रोमांटिक आके खड़ा हुआ है। रोमांटिक आएगा, रोमांटिक बात करेगा भावना, कल्पना, हमारी स्वच्छंदता। न्यू क्लासिकल में तो आपको बुद्धि से काम करना है ना, केवल बुद्धि बुद्धि, भावना को तो ताला लगा दो, इसकी तो जरूरत नहीं है ना। पर रोमांटिक कहेगा नहीं नहीं, बुद्धि को ताला लगा दो, भावना को तो चलने दो। ओके, तो ये भावना की बात करेगा, स्वच्छंदता की बात करेगा, कल्पना की बात करेगा, इमेजिनेशन, इमोशन, इंडिविजुअलिटी। तुम क्या सोचते हो तुम जानो, मैं ये सोचता हूँ। इंडिविजुअलिटी, ये की वर्ड्स हैं रोमांटिसिज्म के। ठीक है, इसमें तो कल्पना के नाम पर कवि जो बना दे सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो अब आप अगर आप देखो तो नियो क्लासिकल बुद्धि के नाम पे बिल्कुल उधर चला गया और रोमांटिक भावना के नाम पर इधर चला गया, तो रोमांटिक का भी विरोध होगा, रोमांटिक का भी विरोध होगा। और अब आएगा रियलिज्म, रोमांटिक के विरोध में आएगा। ये रोमांटिक का विरोध करेंगे कि ऐसे कैसे तुम हर चीज को कल्पना कर लोगे, कहीं तो पैर जमीन पर टिके होने चाहिए। रियलिज्म, फिर रियलिज्म 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 जो भी चलेगा, इसके विरोध में फिर आएगा सिंबलिज्म। इतना कितना तुम रियलिज्म, साहित्य क्यों पढ़ता है इंसान? मनोरंजन के लिए पढ़ता है। निगाह घुमाता है इंसान लाइफ में, खुद की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में इतनी तकलीफें देखता है, सच्चाई के नाम पर, यथार्थ के नाम पर उसको कितना कुछ देखने को मिल जाता है। क्यों पढ़ता है साहित्य? इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए। वहां भी यही सब पढ़ेगा, कुछ अलग करो। सिंबलिज्म, हैव यू अंडरस्टूड? नियो क्लासिकल के विरोध में रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के विरोध में रियलिज्म, रियलिज्म के विरोध में सिंबलिज्म। ये चार्ट बनाकर मैं डाल दूंगी, वैसे आप इसको जनरल उसमें लिख ही सकते हो, कोई बहुत ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं रोमांटिसिज्म, इसको पढ़ो। एंड मेरे ख्याल से आप क्या करो, हर वीडियो को शॉर्ट करो, मतलब रोमांटिक खत्म होते ही हम जब अगला स्टार्ट करेंगे गोथिक, तो दोबारा अलग वीडियो बना लो ताकि तुम शॉर्ट देख सकते, है ना। अब रोमांटिसिज्म में जो भी कुछ समझा रही हूँ, इतना अगर तुम क्विज भी ना देख सको तो इतना सा इंफॉर्मेशन बिठा लो दिमाग में। ये मूवमेंट है, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है इन आर्ट एंड लिटरेचर इन दी 18th and 19th centuries। देखो, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा फंसेगा जिसमें सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। सिंबलिज्म आपका लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी है, ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। मॉडर्निज्म आपका अर्ली 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी मॉडर्निज्म है, सिंबलिज्म है। अंडरस्टूड? परंतु 18वीं शताब्दी का एंड वाला पोर्शन, अर्ली 19th सेंचुरी गोथिक। एक बात सुनो, रोमांटिसिज्म और रोमांटिसिज्म के विरोध में कौन आएगा? कौन आएगा? रियलिज्म आएगा। रोमांटिसिज्म और रियलिज्म, है ना। तो और रोमांटिसिज्म के बाद कौन सा हमारा एज आता है? रोमांटिक एज आपका था, जैसे अपन मानते 1798 में शुरू हुआ, 1832 में खत्म हो गया। 1832 या 37 में क्या आया? विक्टोरियन एज आया। तो रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज के बीच में जो पुल है, वो जो बीच का आपका
इसका एक मैं क्विक केक को बना दूंगी कि इन दोनों के बीच में ये खड़ा है, तो इन्हीं पर क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, टेक्निकल नहीं पूछेंगे, बहुत ज्यादा ये कौन सी पोएम का हिस्सा है नहीं पूछेंगे। जब बीए तक का सिलेबस है तो बीए तक का लेवल की जो पोइट्री है, वेस्टविंड आपके कोर्स में रहा है सेकेंड ईयर में, स्काईलार्क रहा है, वर्ड्सवर्थ रहे हैं, तो वहां तक तो वो पूछ सकते हैं। पर ऐसे जॉन कीट्स के कुछ एक पूछ सकते हैं फेमस वाले, बट बहुत ज्यादा अदरवाइज डरने की जरूरत नहीं है। अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया। मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर इन द 18th and 19th centuries। कैसे 18th and 19th centuries? भाई 1798 में वर्ड्सवर्थ की किताब आई, बट ये थोड़ी है यूं माना जाता है कि 1798 से जोर पकड़ लिया, ओके, परंतु शुरुआत तो उसकी पहले से हो गई थी। उसके भी कुछ समय पहले, 10-15 साल पहले से भी शुरुआत सी तो होने लग गई थी रोमांटिक की, ओके। तो इसलिए 18th सेंचुरी, अगर अपन 1775 भी मान लो सपोज, तो फिर 25 साल तो उस पुराने सेंचुरी के, 18वीं शताब्दी के ना। एंड 19th centuries इन रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म के विरोध में है। और नियो क्लासिसिज्म तो इतना लंबा पीरियड था जिसका आखिरी हिस्सा था एनलाइटनमेंट, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, उसके विरोध में है एनलाइटनमेंट। और एक चीज याद रखो, साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल रीजनिंग कीवर्ड्स रोमांटिसिज्म इनका विरोध करता है। रटो मत कुछ भी, समझो। रीजन, तर्क करना, रैशनल, तार्किक बुद्धि लगाना, लॉजिक, ओके, रीजनिंग, रैशनल, लॉजिक, साइंटिफिक, इनका विरोध करेगा रोमांटिसिज्म। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सब्जेक्टिविटी, स्वच्छंदता, इंडिविजुअलिज्म, मैं ऐसा सोचता हूं, भले ही आप मेरे से सहमत हो या मत हो। हर इंडिविजुअल की जरूरत अलग होती है, अरमान अलग होते हैं, इच्छाएं अलग होती हैं, सबका मान करता है रोमांटिसिज्म। इमोशन, भावना, इमेजिनेशन, कल्पना, एंड फ्रीडम, स्वच्छंदता, स्पॉन्टेनिटी, तुरंत महसूस किया, तुरंत लिखा। गीत, स्पॉन्टेनियस, तुरंत महसूस करना और तुरंत लिखना। अपील टू इमोशन नॉट इंटेलेक्ट। आपकी कविता बुद्धि को नहीं, भावना को छूनी चाहिए। आपने बीए फर्स्ट ईयर में पोएम पढ़ी थी, फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें भावना के नाम पर कुछ नहीं था, बुद्धि के नाम पर बहुत कुछ था, वो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी। लव ऑफ एंड वर्शिप ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को देखो, एक मंदिर में क्या होता है, बहुत पंडे होते हैं एक मंदिर में, बहुत सारे पंडे होते हैं। एक वो महापंडा होता है ना, वो गर्भगृह में वो ही जाता है, वो महापंडा। बाकी तो पंडे मंदिर में। रोमांटिक एज के सारे कवि पंडे थे। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहकर किसको संबोधित किया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रकृति की पूजा तो सारे रोमांटिक पोएट्स ने किया, पर उनमें सबसे अधिक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, महापंडा, अंडरस्टूड? तो ये जो है लव ऑफ एंड वर्शिप ऑफ नेचर, इसको पैंथीइज्म कहते हैं। प्रकृति अपन करते हैं ना, तुलसी, बड़, पीपल, किसको नहीं पूजते? नदियों को पूजते हैं, है ना? हम लोग बच्चे होते थे, नदी ट्रेन से क्रॉस करते थे तो सिक्के फेंकते थे नदी में, है ना? अभी भी शायद करते हैं लोग। तो ये सब क्या? वर्शिप ऑफ नेचर है, तत्वों की पूजा करते हैं अपन, ये पैंथीइज्म है। वर्ड्सवर्थ पैंथीइस्ट थे।
तो लव ऑफ एंड वर्शिप ऑफ नेचर, लव ऑफ द फैंटास्टिक एंड द अननोएबल, भूत प्रेत चुड़ैल सब अलाउड, सबका वर्णन अलाउड है। अननोएबल जिसको कोई नहीं जान सकता, उसकी कल्पना की जा सकती है, रोमांटिक्स ये कहते हैं। इज इट क्लियर? द सुपरनैचुरल, ये तो है ही। क्या हो गया? खुशबू क्या हुआ? म्यूजिक, म्यूजिक मेलोडी, दूर दराज के प्रदेशों का वर्णन। वर्ड्सवर्थ ने, तुम लोगों ने बीए सेकेंड ईयर में सॉलिटरी रिपर पढ़ा था, सॉलिटरी रिपर पढ़ा है? किस बारे में गा रही है लड़की? वो जो पोएम है ना, उस पोएम को समझ लो तो तुम्हें रोमांटिक मूवमेंट समझने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा ही रोमांटिक मूवमेंट है। उस वाले पोएम में वर्ड्सवर्थ केवल कल्पना कर रहे हैं, गाना तो गा रही है लड़की, पर क्या गाना गा रही है? Can someone tell me what she sings? Perhaps she tells of, और फिर वो एक लिस्ट आपके सामने लाते हैं, वो सब रोमांटिक एज की बातें हैं। फार ऑफ लैंड्स, बैटल्स लॉन्ग अगो, प्लेंटिव नंबर्स, दुख भरे गीत, ये सारा रोमांटिक है। तो म्यूजिक, मेलोडी, फार ऑफ लैंड्स, मेलंकली टोन, रोमांटिक पोइट्स का स्वर मायूसी भरा होता था। दी ऑर्डिनरी, हम गाने किसको, कौन से गाने पसंद करते हैं? हाँ, हम तिरक लेते हैं हैप्पी सॉन्ग्स पर, धांधू पर पसंद किसको करती हैं? सैड सॉन्ग्स, है ना? तो वो सैड वाला रोमांटिक का फीचर होगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 बार मेरे साथ अभी रीडिंग लगाओ, हो जाएगा। फिर The ordinary and humble rustics, नियो क्लासिकल लिखेगा क्लब्स, कॉफी हाउसेस। किसी गांव में देखा है क्लब या कॉफी हाउस? नहीं, वो रोमांटिक पोइट्री नहीं होती। रोमांटिक पोइट्री बिल्कुल ग्रामीण पूरा बैकग्राउंड है ना। पोइट्री ऑफ द रस्टिक्स, गांव वाले। पोइट्री ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके की पोइट्री। Preference for the medieval rather than the classical, classical को नहीं बांध रहा रोमांटिक, मध्यकालीन युग वाले माहौल। और आपको पता है गोथिक भी मध्यकालीन, वो भूतिया भवन मिडिल एजेस का ही तो है। इज इट क्लियर? अब रोमांटिक्स चिढ़ते किससे थे? डिसलाइक्ड रैशनल थिंकिंग इन पोइट्री, दिमाग की उपज वाली पोइट्री उनको नहीं चाहिए। रीजन, लॉजिक, साइंटिफिक रैशनलाइजेशन ऑफ नेचर, की वर्ड्स हैं ये। इंटेलेक्ट, हैड अ सस्पिशन ऑफ साइंस, शक की निगाह से विज्ञान को देखते थे, है ना? सस्पिशन, शक की निगाह से देखते थे। गॉडी and meaningless phrases, neoclassical age कहता था reddening फीबे। अब तो पोइट्री पढ़ने बैठे हो, पहले तो चक्कर खाओ, फिर कोई डिक्शनरी ढूंढो, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, किसी विद्वान को फोन लगाओ, ये क्या होता है रेडनिंग फीबे। इतने में तो तुम्हारा पोइम पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बार बार डिक्शनरी भागो, है ना? सनसेट, सिंपल सा शब्द है सनसेट। न्यू क्लासिकल कहेंगे रेडनिंग फीबे, रोमांटिक कहेगा सनसेट को सनसेट कहो ना। मीनिंगलेस फ्रेजेस मत यूज करो, पोइट्री पढ़ने का मजा ही खत्म हो जाएगा। गॉडी एंड मीनिंगलेस फ्रेजेस मत यूज करो। संचिता कोई कॉपी दे दो प्लीज, उसका ड्राइंग कराया है, एक कॉपी है। कितनी बच रही है? बस, वेरी गुड। फ्लावरी लैंग्वेज, बट उसने कहा था रौनक ने कि मेरे लिए भी कराओ, तुम लोगों ने नहीं कराया? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, कोई दे देना, उसको जेरोक्स करा देंगे।
फ्लावरी लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज कशीदा वाली भाषा, बहुत लंबे चौड़े वर्ड, चेंज का वर्ड, अननेसेसरी यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो रोमांटिक्स मानते थे आम बोलचाल की भाषा में पोइट्री लिखा करो। अगेंस्ट द एनलाइटनमेंट, नियोक्लासिसिज्म एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो, लेक डिस्ट्रिक्ट नाम का इलाका था जहां पर 3 कवि रहते थे, रॉबर्ट साथे, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज। ये 3 ही आपके लेक पोएट्स हैं। रॉबर्ट बर्न्स जो हैं वो एक बहुत फेमस कवि स्कॉटलैंड के थे। वहां उन्हें नेशनल, मत लिखो, सब कुछ मैंने कवर कर रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी मत लिखो। रॉबर्ट बर्न्स, माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज वाला, स्कॉटलैंड का नेशनल कवि माना जाता था। क्वेश्चंस में है, सब कुछ डाल दिया मैंने, अंडरस्टूड। ये शुरुआती कवि थे रोमांटिक मूवमेंट के। पीछे पीछे विलियम ब्लेक आए। विलियम ब्लेक एक ऐसे कवि थे जो बहुत बढ़िया कवि तो थे ही सही, बहुत टॉप के चित्रकार थे, पेंटर थे। उन्होंने अपनी कविताओं को इलस्ट्रेट किया है, चित्र बनाया है। और ये एक्चुअली एक धार्मिक कवि भी थे, स्पिरिचुअल कवि भी थे। इन्होंने बाइबल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और इन्होंने दो बहुत फेमस पोइम्स लिखी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। रटो मत, कुछ रटने में नहीं आएगा, समझो जितना समझ सकते हो। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, बच्चा जन्म लेता है, मासूम होता है, बच्चा कुछ गलत भी कर जाए तो मासूम ही होता है ना। व्यक्ति बड़ा होता है, शादी करता है, उसके साथ बीवी जुड़ जाती है, बच्चे जुड़ जाते हैं। अब उनकी दाल रोटी की जिम्मेदारी है। अब उसको चालाक बनना पड़ेगा, नहीं तो गुजारा नहीं हो पाएगा। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जीवन के 2 पीरियड्स हैं। एक वो पीरियड होता है जब हम मासूम होते हैं, और एक वो पीरियड होता है जब हम इस संसार का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि हमको फिर वो चालाकी भी करनी पड़ती है, पाप भी करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है सांसारिकता के नाम पर। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। विलियम ब्लेक पेंटर भी है, पोएट भी है, 2 तरह की कविताएं लिखी हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने अब आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब आपको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस 2-3 रीडिंग्स में वैसे ही बैठ जाएगा, अब रटना नहीं है। अब विलियम ब्लेक आपका अर्ली रोमांटिक पोएट है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, शेली, बायरन 5 महान रोमांटिक्स माने जाते हैं। इनमें जो पहली पीढ़ी के रोमांटिक पोएट्स हैं वो है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, और दूसरी पीढ़ी के रोमांटिक पोएट्स हैं शेली, कीट्स, बायरन। वर्ड्सवर्थ, आज एक चीज समझो, है ना, क्योंकि मैं इसको अभी आपको थ्योरी में समझाऊंगी तो आपको लगेगा बहुत याद करने को है। एक अंग्रेज अपने देश में आता है, अपने यहाँ आता है, कोटा आता है। अब अपन क्या करते हैं, उसको दाल बाटी परोसते हैं या कड़ी चावल उसके सामने रखते हैं। अगला क्या करेगा, वो कड़ी अलग खाएगा, चावल अलग खाएगा, दाल अलग खाएगा, बाटी अलग खाएगा। उसको थोड़ी पता, वो तो अलग अलग खाएगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा इसको ना ऐसे खाते, इसको ऐसे मिला के खाते, करते हैं अपन। अब ये ध्यान रखो कि ये नियो क्लासिकल एज तुम्हारा 126 साल रह गया, 126 साल। 3 पीढ़ियां निकल गई, कम से कम 2 पीढ़ी तो निकली। लोग पोएट्री के क्षेत्र में अंग्रेज बन गए, भूल गए कि पोएट्री तो बुद्धि और भावना दोनों का मेल है, भूल गए। अब
उन्होंने क्या किया, अंग्रेज बन गए ना, तो इसलिए बुद्धि 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 अकेले अलग खा रहे हैं, दाल को अलग खा रहे हैं, है ना, बाटी को छोड़ने नहीं चाहिए हमें। कैन यू गेट द कनेक्शन? ये कर रहे हैं नियो क्लासिकल। अब ये रोमांटिक एज आया, विलियम वर्ड्सवर्थ आए, कोलरिज आए, इन्होंने तय किया अपन को कुछ तो करना पड़ेगा लोगों को सिखाने के लिए कि ये दाल है, ये बाटी है, इनको मिला के खाया जाता है, तब आनंद आता है। तो इसलिए अब वर्ड्सवर्थ एक किताब लिखेंगे, दोनों मिलकर, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज मिलकर एक किताब लिखेंगे जिसका नाम होगा लिरिकल बैलेड्स। उस लिरिकल बैलेड्स का एक उद्देश्य है, 1798 एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है, ये सारे जो अंग्रेज बन गए ना, अब इन सबको सिखाओ कि मिला के कैसे खाना है, पोइट्री को कैसे पढ़ना है, उसका आनंद कैसे लेना है, उसको समझना कैसे है, सिखाओ। ये तो भूल गए, सिखाओ इनको। इसलिए वो सिंपल लैंग्वेज में पोइट्री लिखेंगे और फिर समझाएंगे कि ये सिंपल लैंग्वेज में होना जरूरी क्यों है और इसको कैसे पढ़ा जा सकता है और इसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। तो लिरिकल बैलेड्स नाम की किताब में 23 कविताएं थी। रटो कुछ भी मत, तुम 22 को आओगे मैं रटवा दूंगी। 23 पोएम्स इन लिरिकल बैलेड्स। उन 23 पोएम्स में से 19 तो वर्ड्सवर्थ ने लिखे और 4 कोलरिज ने लिखे। अंडरस्टूड? अब किसके पोएम से स्टार्ट होती है और किसके पोएम से खत्म होती है, इन्हीं में तुम्हारे 4-5 प्रश्न हो गए। रोमांटिक, इज इट क्लियर? तो लिरिकल बैलेड्स, आपको 23 याद रखने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये याद रखना है कि लिरिकल बैलेड्स नाम की चीज थी और उसका पर्पस ये था, अब रटना है ही नहीं। पर्पस को यही था टू टीच पीपल हाउ टू रीड एंड अप्रिशिएट पोइट्री। जो करना चाह रहा है ना टीचिंग ऑफ पोइट्री, वही वर्ड्सवर्थ करना चाह रहा है कि मैं पब्लिक को सिखाऊं कि वे पोइट्री को पढ़े कैसे और उसका आनंद कैसे ले। यही लिरिकल बैलेंस का पर्पस है। ठीक है, उसमें 23 पोएम्स हैं, 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 पोएम्स कोलरिज की हैं। तो उस 1798, क्योंकि वो किताब एक ऐसी बढ़िया किताब रही जिसने कि पूरा वर्णन कर दिया कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, इसलिए इसको रोमांटिक एज का बाइबल मान लिया कि तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। 1798 स्टार्टिंग पॉइंट। पीरियड इन इंग्लिश ऑल्सो नोन एज रोमांटिक रिवाइवल, और मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि एलिजाबेथन एज में लिटरेचर इज इक्वल टू मैटर एंड मैनर, लिटरेचर इज इक्वल टू मैटर एंड मैनर। तो अब एलिजाबेथन एज में मैटर एंड मैनर सिंपल होता था, रोमांटिक्स ने भी यही कोशिश की कि हम मैटर एंड मैनर को सिंपल करेंगे। क्लियर टू यू? अब इस वीडियो को बंद कर दो, तुम लोग घर पे जब देखोगे तो बैकग्राउंड टू द रोमांटिक एज के नाम से वीडियो अलग देखो और क्विज अलग देखना। अगर